एक मिनट वो ले आओ कागज वाला, उसको लिख के दे दो कब गिरफ्तार। शुरू करें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल जी के बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर और उनकी अवैध गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी दलों के नेता मौजूद थे और आए, और सबने एक बड़ी चिंता व्यक्त की कि दिल्ली के सरकार के काम में रोड़ा अटकाया जाता है, दिल्ली के सरकार के काम को बाधित किया जाता है, और जो मुख्यमंत्री देश में सबसे बेहतरीन और अच्छा काम करके दिखा रहा है उसको आपने पकड़ के जेल में डाल दिया। 50 से कम उनकी शुगर लेवल है, कोई अनहोनी घटना उनके साथ घटित हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी तानाशाही पे उतार ली। अब ये कोचिंग सेंटर वाला जो मामला है, इसको लेके पार्लियामेंट में आज हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आम आदमी पार्टी के सांसदों ने, और मैंने भारत के प्रधानमंत्री को ये चिट्ठी लिखी, और ये चिट्ठी केंद्र की सो रही मोदी सरकार को जगाने के लिए। कब जागेगी मुझे नहीं पता, उसके लिए कितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी ये भी नहीं पता, लेकिन ये चिट्ठी केंद्र सरकार को जगाने के लिए है। और क्या लिखा है मैंने? देश में बहुत सारे कोचिंग सेंटर इस समय ऐसे हैं जो पेपर लीक का अड्डा बन गए हैं। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जो मनमाने ढंग से गरीब छात्रों से फीस लेते हैं, उनके मां बाप अपनी जमीन गिरवी रख के, गहना गिरवी रख के अपने बच्चों को कोचिंग में पढ़ाते हैं, और सुविधा के नाम पर बेसमेंट में उनको पढ़ाया जाता है, बेसमेंट में उनकी लाइब्रेरी खोली जाती है, हॉस्टल है तो वहां ठीक से इंतजाम नहीं, और मनमाने ढंग से उनसे वसूली की जाती है, पैसा लिया जाता है। तो ये ठीक कैसे होगा? इस लूट पे रोक कैसे लगेगी? ये तभी संभव है जब भारत सरकार कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करे, कोचिंग सेंटर्स को कानूनी दायरे के अंदर लेके आए, और उनकी इन तमाम कारगुजारियों पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून देश के अंदर बने। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इन कोचिंग सेंटर्स के लोगों का रिश्ता है, और इसी के कारण देश के लाखों नौजवानों का जीवन बर्बाद हो रहा है। प्रधानमंत्री जी और भारत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। अब मैं ये जो 24 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ नीट एग्जाम में, उसमें एक, और उसके पहले यूपी में एक एग्जाम कराने वाली कंपनी ईडू टेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है अहमदाबाद की, गुजरात की, और ये कंपनी अलग अलग राज्यों में परीक्षाएं कंडक्ट कराती है, परीक्षाएं संपन्न कराती है। तो ये खबर है जिसमें लिखा हुआ है कि ये जो एग्जाम है एडू टेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा उत्तर प्रदेश में कराया गया, जिसमें पेपर लीक हुआ था, इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा।
ऐसे ही कई राज्यों में, गुजरात में पेपर लीक में इस कंपनी का नाम, बिहार के पेपर लीक में इस कंपनी का नाम, नीट के पेपर लीक में इस कंपनी का नाम, और जो इसका मालिक है सुरेश चंद्र आर्या, उसका रिश्ता है भारत के प्रधानमंत्री के साथ। उसकी तस्वीरें सुरेश चंद्र आर्या की मिल जाएंगी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। अब आप मुझे बताइए, ये पेपर लीक कराने वाली कंपनियां अगर देश के प्रधानमंत्री से अपना रिश्ता रखती हैं तो कौन सी सीबीआई, कौन सी ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? क्या कार्रवाई होगी इन लोगों के खिलाफ? पेपर लीक होगा तो छात्रों को कहां से न्याय मिलेगा जब उसका रिश्ता सीधे प्रधानमंत्री से ही है? तो इसलिए मैंने भारत के प्रधानमंत्री को आज चिट्ठी लिखी है और ये मांग की है कि आप कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए कोचिंग सेंटर्स को कानून के दायरे में लाइए। कोटा राजस्थान के अंदर छात्र आत्महत्या करते हैं, नीट के एग्जाम में धांधली और पेपर लीक होने के कारण छात्र आत्महत्या करते हैं, बार बार परीक्षाएं देने पर पेपर लीक से सफल न होने के कारण छात्र आत्महत्या करते हैं। ये आत्महत्या नहीं है, ये इन कोचिंग सेंटर्स की धांधली के कारण हुई हत्याएं हैं। और इसलिए कोचिंग सेंटर्स को नियमों कानूनों के दायरे में लाना होगा। ये मैंने केंद्र सरकार से और भारत के प्रधानमंत्री से मांग की है। और अंतिम एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसा राजेंद्र नगर में हुआ, इसके लिए सिर्फ दो बात मैं कहूंगा। 20-25 साल से बेसमेंट में लाइब्रेरी और क्लासेस चल रहे थे और एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक थी। क्या कार्रवाई की आपने? क्या कार्रवाई की? हम तो 1 साल से आए हैं, हमसे आप सारे हिसाब चाहते हैं, हम देंगे भी। हमने काम भी किया। आप देख रहे होंगे हमारी मेयर डॉक्टर शैली ओबराय खुद से निकलकर ऐसे कोचिंग सेंटर्स को जो अवैध क्लासेस चला रहे बेसमेंट में, उनको सील करने का भी काम कर रही हैं, कार्रवाई करने का काम कर रही हैं। हमारे स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक जी पूरे रात वहां मौजूद रहे, मेयर मौजूद रही और लगातार जो कार्रवाई हमसे बन पा रही कर रहे हैं और करेंगे। हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी हों, आतिशी जी हों, गोपाल राय, इमरान हुसैन लगातार पहले भी बारिश शुरू होने से पहले भी अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे कार्रवाई कराने के लिए और अब भी लगातार सक्रिय कार्रवाई कर रहे हैं, करेंगे। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अपने गुनाहों को छिपाने के लिए लाश के ऊपर राजनीति करना मैं समझता हूं ठीक नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, छात्रों की जान गई है, हम सब उससे दुखी हैं। ये बहुत ही पीड़ादायक घटना है और उसके लिए जल्द से जल्द कानून इस देश के अंदर बनाए जाए, इस दिशा में हमारी कोशिश रहेगी। उसके लिए सड़क पे भी लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे, सदन में भी लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे। मैं अब राजेंद्र नगर के जो विधायक हैं हमारे दुर्गेश पाठक जी, जो इस पूरे मामले को बहुत गहराई से जानते भी हैं और जिन्होंने पूरी रात वहां रह के जो इनसे बन सका, इन्होंने अपनी ओर से प्रयास किया, सहायता की। मैं निवेदन करूंगा उनसे कि वो अपने सामने आप लोगों के सामने अपनी बात रखें। नमस्कार साथियों, मैं आज एज ए एमएलए आपसे बातचीत नहीं करना चाहता। मैं 2010 में दिल्ली आया था। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। मेरे एक सपना था, मेरे माँ बाप ने सपने कि भाई मुझे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है, मुझे दिल्ली आके तैयारी करनी है। मुझे ध्यान है मैं नवंबर 2010 में दिल्ली आया और कई कई जगह रहा।
मैं ओल्ड राजेंद्र नगर भी रहा, मैं मुनिरका जैसे इलाके में भी रहा, मैं महरौली जैसे इलाके में भी रहा। काफी समय मैं ओल्ड राजेंद्र नगर और आसपास के इलाके में रह के मैंने तैयारी की। कई बार जब हम इशू को समझ नहीं पाते तो बहुत पॉलिटिकली वॉर में हम रहते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इसको गाली दे दो, उसको गाली दे दो, कौन कितने पॉइंट बना ले गया, इसमें शायद हमारा ज्यादा समय बीत जाता है और हम मेन मुद्दे से पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। या जो छात्र सड़क पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या जो छात्र आज अपने घर में भी बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुझे ध्यान है, मैं जब आईएएस की तैयारी करता था और जब अन्ना आंदोलन होता था तो मैं जब अन्ना आंदोलन के लिए निकलता था मुझे डर लगता था कहीं मेरी पढ़ाई ना खराब हो जाए, कहीं मेरा टाइम ना बेकार हो जाए। फिर मैं 1 घंटे बाद फिर मैं कोशिश करता था जल्द से जल्द अपने घर जाऊं और फिर से पढ़ाई करूं। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण इश्यूज हैं जिसके ऊपर बातचीत होना बहुत जरूरी है। एक छात्र 19 साल, 20 साल, 21 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में दिल्ली आता है, देश के विभिन्न राज्यों से आता है। माँ बाप उसकी जो भी कोशिश करते हैं, जैसे भी करके उसको भेजते हैं। 3-4 महत्वपूर्ण चैलेंजेस उसके सामने सबसे पहला होता है। सबसे पहला, कोचिंग सेंटर के नाम पर ठगी। आज पूरे दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश की स्थिति है कि आप देखते होंगे कि अगर एक फला आदमी किसी एक इंस्टीट्यूट से आईएएस बना तो वो जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर कोचिंग वाले उसकी फोटो लगा लेते हैं कि ये हमारे यहां से पढ़ के गया, और उसके चक्कर में मनमाने तरीके से फीस की उगाही होती है। कई बार टीचर्स को प्रमोट करके फीस की उगाही होती है कि टीचर्स, आप देखते होंगे, फला सर आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे, फला सर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, फला सर आपको कुछ पढ़ाएंगे, और पता चला पूरे 6 महीने के कोर्स में फला सर ने 1 क्लास या 2 क्लास पढ़ाई। फीस मनमाने तरीके से ले लिया। सिटिंग अरेंजमेंट में एक क्लास में कहेंगे हम 40 बच्चों से ज्यादा नहीं लेते, 50 बच्चों से ज्यादा नहीं लेते, लेकिन 200, 300, 400 बच्चे, कई तो इतने बड़े हैं कि बैंकेट हॉल बुक करके उसमें क्लासेस दिलाते हैं। मुझे ध्यान है, मैं एक बार क्लास लेने गया, उसमें 1200-1300 बच्चे उसमें क्लास के अंदर होते थे। 2-3 क्लास के बाद फिर मुझे लगा कि मैं शायद इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं कि मैं इतनी बड़ी क्लास में पढ़ सकता हूं। जब आप किराए पे जाते हैं, एक कमरा अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है। मुझे ध्यान है, मैं एक कमरे में हम 3 लोग रहते थे। एक छोटा सा कमरा था 10 बाई 10 का, उसके अंदर हम 3 लोग रहते थे। हमने तो बाहर से खाना भी नहीं लिया था क्योंकि हमें लगता था घर में बनाएंगे तो ज्यादा सस्ता होगा, बाहर से खाना लेके आएंगे तो खाना भी खराब मिलेगा और महंगा भी बहुत पड़ेगा। इन सारी स्थितियों के बाद वो आदमी कोशिश करता है कि कितने देर से ज्यादा समय निकालकर वो पढ़ाई करे, और तब जब 5 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और 100 सीटें हैं, सबसे ज्यादा फेल्योर होती है हर 2 महीने 3 महीने में हम एग्जाम देते हो, और ऐसी स्थिति साल 1.5 साल बाद आ जाती है कि आप एग्जाम का रिजल्ट किसी से शेयर करने की स्थिति में नहीं होते हो। आप अपने परिवार तक को भी नहीं बता पाते कि मैं कौन सा एग्जाम, आपको वैसे लगता है कि डेट भी मत बताओ क्योंकि फादर साहब पूछेंगे इस एग्जाम के रिजल्ट का क्या हुआ, इसके रिजल्ट का क्या हुआ। इस पूरी मनोस्थिति के साथ एक बच्चा जो इस देश के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आना चाहता है, ये उसका संघर्ष है। सरकार क्या कर रही है? सरकार कुछ नहीं कर रही है। क्या हमारे देश के अंदर कोचिंग संस्थाओं को रेगुलेट करने का कोई व्यवस्था है? नहीं है। कौन संस्था कितने फीस लेगी इसकी कोई रेगुलेट करने की व्यवस्था है? नहीं है। आज आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, आज आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वहां पे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए सीट्स, नंबर ऑफ सीट रिजर्व होती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई भी ऐसे नॉर्म्स का फॉलो नहीं करता। आपको नोट्स के लिए भी आपसे पैसे ऐंठते हैं, आपको बता देंगे फला कोचिंग यहाँ पढ़ो और नोट्स फला जाके लो। ये पूरा संघर्ष है।
मैं संजय भाई का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया कि एक कानून बने, एक रेगुलेशन बने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए, चाहे वो फीस हो, चाहे वो हॉस्टल हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो भ्रामक जो एक तरीके से इनके एडवर्टीजमेंट है, इन सारी चीजों को जब तक आप रेगुलेट नहीं करेंगे, इसका कोई सिस्टम नहीं बनाएंगे, एक बच्चा जो अपनी जीवन के सबसे प्राइम टाइम पे ये तैयारी करता है, उसका एक बहुत बड़ा एनर्जी इन सब चीजों में वेस्ट होता है और इन सारी फ्रॉड चीजों के अंदर वेस्ट होता है। मेरी विनती है, मैं दिल्ली सरकार से भी ये विनती करूंगा, मैं केंद्र सरकार से भी ये विनती करूंगा कि आप जल्द से जल्द इसके ऊपर कानून ले आए, इस पूरे सिस्टम को कैसे रेगुलेट किया जाए इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, इसमें छात्रों से भी बातचीत होनी चाहिए, जो लोग इसमें तैयारी कर रहे हैं उनके समूह के साथ भी मुलाकात हो, उनसे बातचीत हो। और एनफ इज एनफ, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, इस इंसिडेंट से हमें सीख लेना होगा कि आने वाले समय में किसी बच्चे के साथ ऐसी घटना ना घटे, उसका कोई मानसिक शोषण ना हो, कोई इकोनॉमिक शोषण ना हो, उसका इस तरह से हो, और इससे हम एक ऐसा एनवायरनमेंट दे सके कि जो बच्चा जो करना चाहता है वो कर सके, जो तैयारी करना चाहता है वो तैयारी कर सके और उसका किसी भी तरह से कोई शोषण ना हो इस देश के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गेश जी, आपने कहा कि आप और मेयर लगातार वहाँ पे थे, तो पहले जो बीजेपी के नेता थे वो आपके सवाल खड़े कर रहे थे और आपकी जो स्थानीय पार्षद हैं आदित्य चावला, उनको सवाल खड़े कर रहे हैं कि काम ढंग से नहीं किया, नजर नहीं आ रही है। देखिए, मैं बहुत पिछले 4-5 दिन से मैंने देखा, मैं जनरली फिल्मों में देखता था कि लोग लाशों के ऊपर राजनीति करते हैं। मैं ये देख रहा हूं कि आज किसी भी बीजेपी के साथी को आप फोन करके पूछें कि जो 3 बच्चे अब इस दुनिया में नहीं है, उनके माँ बाप का नंबर है आपके पास, मिले हो उससे, उनके परिवार के लिए कोई मदद किया आपने? आप तो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, आपके पास तो करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस है उनके पास, केंद्र में उनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है। आप पूछे 1 रुपए की घोषणा की आपने उन बच्चों की, कैसे मदद करेंगे? सिर्फ लाशों पे राजनीति करनी है। पहले फला को गाली देना, फिर धमाक को गाली देना, फिर इनको गाली देना, फिर उनको गाली देना। सोल्यूशन चाहिए। इस देश के लोग परेशान हो चुके हैं इस तरह से गंदी राजनीति से। मैं वहां जाता हूं, खड़े रहते हैं लोग, कहते हैं भैया गंदी राजनीति से परेशान हो गया हूं। ये गंदी राजनीति बंद करनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को। सोल्यूशन के ऊपर बातचीत करें। सोल्यूशन बात नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि ये जितने इंस्टीट्यूट बने हैं ये सारे उनके टाइम पे बने हैं। ये सारे बिल्डिंगें जो हैं वो सारे उनके टाइम पे बनी हैं। आज जब सीलिंग हो रही है तो तड़पड़ा रहे हैं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता। 50 फोन आ रहे हैं मेरे पास कि भैया हमारे सीलिंग पे एक्शन मत करें, या हम खत्म कर दे रहे हैं, हम ये नहीं करेंगे। लेकिन एक एक पे एक्शन होगा। एमसीडी पूरी तरह से विजिलेंस होके एक एक गली में जा रही है और हम सब पे एक्शन लेंगे। ये गंदी राजनीति बंद करनी पड़ेगी। लाशों के ऊपर जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है इसके ऊपर बंद करना पड़ेगा। एक सवाल संजय जी आपसे है, सभी दुख और खेद व्यक्त कर रहे हैं राजनीतिक घटना पर। दिल्ली सरकार के मंत्रियों से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि हमने मंत्रियों अधिकारी को कह दिया था कि डिसिप्लिन करें, नहीं सुना गया। हमने आज जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं नरेश कुमार, उनसे बात करने की कोशिश की कि भाई अगर अधिकारियों ने कहा था वीडियो जारी कर रहे हैं, डिसिप्लिन क्यों नहीं हुई? तो उन्होंने माइक पे हाथ मारा, कह रहे पंगा क्यों ले रहा है, जाके मंत्री से पूछ ले। तो किससे पूछे जाकर सवाल? देखिए, इन अधिकारियों का दिमाग क्यों खराब है? क्योंकि इनके पीछे भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली का एलजी, ये दोनों लोग इस बात के लिए पूरा इनको प्रेशर दे रहे हैं कि जैसे मन चाहे वैसे दिल्ली को बर्बाद करो। लेकिन हम लोग बर्बाद होने नहीं देंगे दिल्ली को। एक्सपोज करेंगे, लड़ेंगे आपसे और अपना अधिकार छीन के लेंगे। और हम जानते हैं कैसे होता है। नहीं बना रहे थे ना मोहल्ला क्लिनिक, केजरीवाल जी 9 दिन बैठे एलजी के यहां और काम करा के लाए। ऐसे ही एक नहीं, फरिश्ते स्कीम हो, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हो,
बिजली का बिल बढ़ाने की बार बार कोशिश करते हैं भाजपाई, हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए। केजरीवाल जी लड़ लड़ के, आम आदमी पार्टी वाले लड़ लड़ के रुकवाते हैं उसको। पानी का अनाप शनाप बिल बार बार बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम लोग लड़के रुकवा। फिर मैं कह रहा हूं, एमसीडी हो, दिल्ली सरकार हो, जहां आपने हमें चुना है, जहां बिठाया है, हम आपका काम कराएंगे, चाहे लड़के कराएं, चाहे सड़क पे उतर के कराएं, चाहे सदन में आवाज उठा के कराएं, चाहे कोर्ट का दरवाजा खटखटा के कराएं। काम तो आम आदमी पार्टी की सरकार ही कराएगी। और एमसीडी के बारे में जैसा अभी दुर्गेश जी ने बताया, मेयर और स्थानीय विधायक और सारे हमारे विधायक सब लोग अब सक्रिय हैं। जितने भी ये बेसमेंट में इलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं पूरे दिल्ली के अंदर, उसको रोक लगाने का काम करेंगे और सील करने का काम करेंगे। चीफ सेक्रेटरी सवालों से ऊपर नहीं है, उसको जनता के पैसे से तनख्वाह मिलती है, उसको जवाब देना होगा। अभी भी वो एक्सटेंशन 2 बार तो एक्सटेंशन ले चुका है, एक्सटेंशन पे उसकी नौकरी चल रही है। सवाल पूछने पे धमकाएगा भी और माइक भी तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको मालूम है भाई इस पे कोई ऊपर से उसको प्रशय है, कोई बोलने वाला नहीं उसको। लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है और उनको जवाब देना चाहिए कि जब उनको पहले ही बताया गया था शिकायतों के बारे में तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आपसे सवाल है, आपने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार से ये फोटो अच्छी वाली आ गई है सुरेश चंद आर्या की, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, जिसने यूपी कांस्टेबल का एग्जाम कराया था और भी कई एग्जाम्स में पेपर लीक में इस कंपनी का नाम आया। ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी का मालिक सुरेश चंद आर्या भारत के प्रधानमंत्री के साथ है। ये तस्वीरें आपको दिखाना जरूरी था। कैसे कार्रवाई होगी इन लोगों के ऊपर, बताओ आप। सर, आपने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार से आप निवेदन करते हैं कि इस पर कोई कानून बनाए, कोई रेगुलेट, तो ये इंस्टीट्यूट सभी दिल्ली में है, क्या कोई दिल्ली के स्तर पर कोई कानून या कोई रेगुलेशन इनके लिए आ सकता है, या आप स्पेशली दिल्ली सरकार के स्तर पर कुछ? देखिए, पॉलिसी डिसीजंस तो केंद्र सरकार से आती है, जो भी क्या गाइडेंस है, क्या लॉ बन सकता है, केंद्र सरकार को पहले इनिशिएट लेना चाहिए पूरे देश के अंदर। बाकी दिल्ली सरकार से भी मेरी गुजारिश है कि अगर हम कर सकते हैं तो हमें भी इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। ये चिट्ठी मिल गई है ना आप लोगों को? वो वही मिल गई थी जब